तो ये मैं अपनी कौम में आप सबको सामने ये क्यों बता रहा हूं चीजें, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब उसने ये कहा, अगले दिन अदम एतमाद वोट होती है। जिसको भी वो पैगाम दे रहा था, क्योंकि मुझे तो नहीं दे रहा था, जिसको भी उसने पैगाम दिया, अगले दिन अदम एतमाद। उसके बाद हमारे जो इत्तेहादी थे, जो हमारे लोटे बन गए, ये यूट्यूब पे हमारे लोटे अगले दिन, उस दिन के बाद हमारे इत्तेहादी और लोटों को पता चला कि जी तहरीक इंसाफ तो बड़ी मुल्क में इस गवर्नमेंट में तो बड़ी मुश्किलें पैदा की हुई। मैं आप सबको बता दूं कि जब ये साजिश शुरू हुई तो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो इस गवर्नमेंट ने पब्लिश किया कि 17 साल में हमारे आखिरी 2 साल सबसे ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। 5.6% तीसरे साल में और 6% हमारे चौथे साल में, और प्रोटेक्शन थी 7% पे हमने जाना था। ये 17 साल के बाद और कोरोना के बावजूद ये थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। हमारा जो कोरोना, जब सारी दुनिया में अजाब आया हुआ था, कोरोना का सारी दुनिया में अजाब आया हुआ था, तो इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जो 190 मुल्कों में जो टॉप 3 मुल्क जिन्होंने सबसे बेहतरीन कोरोना का मुकाबला किया, अपने लोगों को भी बचाया, अपने गरीबों को बचाया, अपनी इकोनॉमी को बचाया, उन टॉप 3 मुल्कों में पाकिस्तान था। हमारी करना करो, मैं डीजल पे भी आने लगा हूं, लेकिन पहले मुझे बाकी बातें करनी है। तो जब ये साजिश हुई, जब हमें अमेरिका ने पता नहीं किसको हुक्म किया, तो जब वो हुआ तो याद रखें कि हमारी इकोनॉमी तेजी से ऊपर जा रही थी। हमारी इंडस्ट्री लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कितने सालों के बाद उसकी ग्रोथ रेट ऊपर गई। हमारी टेक्सटाइल रिकॉर्ड, हमारी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, हमारी 4 फसलों में किसानों के पास रिकॉर्ड पैसा आया, रिकॉर्ड पैदावार। आईटी के अंदर 2 सालों में 75% एक्सपोर्ट्स। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमारे पे एतमाद करते हुए रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी, $31 अरब की। हमारा इस मुल्क में सबसे पाकिस्तान की तारीख से ज्यादा मुल्क के अंदर डॉलर्स आए, और उस वक्त ये साजिश की गई। और साजिश कैसे की गई? अदम एतमाद। और फिर सुने, चुप करके पहले सुने मेरी बात, उसके बाद मारे। अच्छा, क्योंकि आखिरी जलसा, ये आखिरी जलसा, मैं बड़े आराम से आप सबको बताने लगा हूं कि आपसे हुआ क्या और अब हमने करना क्या। अच्छा सुने आप, अच्छा फिर क्या हुआ? अमेरिकन एम्बेसी ने, ये जरा सुने और से, अमेरिकन एम्बेसी चंद महीने पहले से
ऑपोजिशन पार्टीज को बार बार मिलना शुरू हो गई। जिन लोगों ने सबसे पहले लौटे हुए थे हमारी पार्टी में, इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया। 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया इन्होंने, खुद अरबों रुपया बनाया, कौम को मकरूज किया। और उसके बाद जब मैं वजीर आजम बना तो इन्होंने 3.5 साल मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, कहना रो तो। और आप सबको पता है, मैंने कहा अगर मैंने तुम्हें एनआरएल दिया, मैं इस कौम से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। और फिर इस साजिश के तहत ये मुल्क के ऊपर आ गए और आते साथ ही मुल्क की मैशत तबाह कर दी। आज ब्लूमबर्ग, जो एक इंटरनेशनल मैगजीन जो दुनिया की इकोनॉमीज की उनके जायजा लेता है, उसके मुताबिक पाकिस्तान 4थे नंबर पे है। वो मुल्क जो डिफॉल्ट करने जा रहा है, यानी कि जो अपने कर्जे वापस नहीं कर सकेगा, जिस तरह श्रीलंका का दिवालिया निकला है। हम 4थे नंबर पे हैं, श्रीलंका नंबर 1 पे है। और सोच लें कि वो मुल्क 3 महीने पहले जो तरक्की कर रहा था, रिजर्व बढ़ रहे थे, इकोनॉमी स्टेबल थी, हर तरह मुल्क की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऊपर सस्टेनेबल ग्रोथ पे जा रहे थे, वो 3 महीने के बाद आज 4थे नंबर पे है जो डिफॉल्ट करने जा रहा है। कौन है जिम्मेदार इसका? कौन है? बजाय इस मुल्क में एक कमीशन बनती और पता चलाती कि किसने इन चोरों को ऊपर मुसल्लत किया, किस तरह की साजिश हुई, बजाय वो बनती कहते इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगे। मैं आज फिर कहता हूं कि आर्टिकल 6 लगाओ, क्योंकि मैं एक एक चीज जानता हूं जो हुआ, जो मैं चुप हूं अभी तक, जो आपने मुल्क से किया, कि जो इकट्ठा मुल्क ऊपर जा रहा था, जिस तरह आपने उसको यहां आज उधर रख दिया कि जो वजीर आजम बनाया, जो वजीर आजम बनाया है, जरा आराम से और इत्मीनान से सुने कि ये वजीर आजम बनते साथ ही पहले ये गया सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, फिर तुर्की, तो ये क्या करते हैं जरा देखें। मैं सऊदी अरब से होकर आया हूँ, मैं यूएई के हो गया, अभी मैं तुर्की होकर आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने वही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझे शायद मानने आया, मैं मान नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और आप जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठाने का मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। अब ये सुनो, कहता सारी पूरी कौम पसीना लगा के मेहनत करेगी। शहबाज शरीफ, ये कौम तो पसीना लगा के 70 साल से मेहनत कर रही है, चोरी तुम करके पैसा बाहर लेके जा रहे हो। और कौम तो गलत बन है, कौम तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाली है, स्वाय अल्लाह के, ना किसी से डरती है ना झुकती है। जिनकी गैरत कम है वो तो आप लोग हैं, भिखारियों की तरह बैठ जा रहे। अपना जो बाहर पैसा पड़ा है आधा भी ले आओ तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये आपने देखा, अब जरा बड़े भाई साहब को देखे, ये जब सदर ओबामा के साथ मिलने गए थे, अमेरिकी सदर, जरा देखिए क्या होता है। Once again, I look forward to welcoming you and Mr. Obama, President Obama, in Pakistan.
मैंने बड़े बड़े लोगों को थैंक यू करते सुना है, लेकिन किसी ने पर्ची पढ़ के थैंक यू नहीं कभी किया। इसकी वजह जनाब नवाज शरीफ साहब ऐसे बैठे हुए थे कि सामने कोई हेडमास्टर बैठा, क्योंकि हेडमास्टर भी नहीं। सुनाइए, आपको इसलिए दिखा रहा हूं पाकिस्तानियों कि ये वो काम बननी थी। किधर इलामा इकबाल की सोच और किधर कायदे आजम जैसा लीडर जो गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था, जिसके उसके दुश्मन इज्जत करते थे उसकी खुददारी पे। और यहाँ एक अमरीकी सदर के सामने काम पे टांग रही हैं। दूसरी चीज, एक तो खुददारी है, देखिए दूसरी चीज एक कौम को जो बनाती है, जो हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत में किया था। दो और चीजें ये पाकिस्तानियों समझ लो, हमने 3 चीजें करनी है किसी कौम बनने के लिए। हम तब तक नहीं बन सकते जब तक ये 3 चीजें नहीं। नंबर 1 खुददारी। कोई कौम झुक के सजदे करके लोगों के सामने कभी उठी नहीं है, सिर्फ खुददार कौमें उठती है, जो इकट्ठी मिलके कुर्बानियां देती है, मेहनत करती है, अपने आप को पढ़ाती है, तालीम के ऊपर जोर देती है। सबसे पहले खुददारी। और दूसरा सबसे जो एक महजब माशरा जिसकी बुनियाद वो होती है अदल और इंसाफ। इंसाफ के अलावा कोई सिविलाइज माशरा नहीं ऊपर आ सकता। और इंसाफ का मतलब क्या है कि ताकतवर और कमजोर कानून के सामने एक बराबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी उसको सजा मिलेगी। कोई कानून के ऊपर नहीं है। आज जो बनाना रिपब्लिक किसको कहते हैं? जिधर कानून नहीं होता, जिधर इंसाफ नहीं है। हमें इस साजिश के तहत एक बनाना रिपब्लिक की तरफ धकेला जा रहा है। हमें उधर धकेला जा रहा है जिधर मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। इन चोरों को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा कि इनके अरबों डॉलर्स जायदाद मुल्क से बाहर पड़ी है। मुझे ये बताएं कि कभी भी आप मुझे बताएं कभी सुना है कि ब्रिटानिया के प्राइम मिनिस्टर की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी है, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर की प्रॉपर्टीज, अमेरिकन प्रेसिडेंट की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर कभी सुना है? नरेंद्र मोदी की कितनी लंदन में फ्लैट्स है, ईरान के प्रेसिडेंट की कितने बाहर फ्लैट्स है, लेकिन श्रीलंका के प्रेसिडेंट की बाहर प्रॉपर्टीज थी और वो भाग गया, मुल्क का दिवालिया निकाल के भाग गया। और अफगानिस्तान जो पहली गवर्नमेंट थी वो भी सारे बाहर भाग गए, वो भी करप्ट थे, वो भी दिवालिया निकाल के भाग गया। तो मेरे पाकिस्तानियों याद रखें कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी समझने की है कि हुकूमत अपने पाकिस्तान करनी है, पैसा आपका बाहर पड़ा है। नवाज शरीफ के 2 बेटे, जब उनसे पूछा गया कि बताइए लंदन में अरबों रुपए के घरों में आप कैसे रहते हैं, दोनों बार भाग गए। कहते हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, हम तो बरतानिया के शहरी हैं। मुझे कोई मिसाल दे कि कितने, मुझे मिसाल दे, अब बशौर लोग हो, मुझे बताएं कितने दुनिया का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एक बता दे जो 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना और उसके बेटे बाहर के शहरी हो, एक बता दे। आप एक नहीं बता सकते। अच्छा तो वो सुनो जरा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना कि एक मुल्क गरीब तब होता है जब उसके मुल्क में इंसाफ नहीं होता। हजरत अली का कौल था कि कुफ्र का निजाम चल जाएगा लेकिन
ना इंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। इंसानी माशरे में और जानवरों के माशरे में क्या फर्क है? इंसान के माशरा होता ही इंसानी माशरा तब है जब इंसाफ हो। जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं होता। जंगल का कानून होता है माइट इज राइट। जो ताकतवर है वो जो मर्जी करे, कमजोर को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और इंसान का माशरे में इंसानियत होती है। एक अपने कमजोर तबके की मदद करता है इंसान, जो कि मदीना की रियासत में सबसे पहले फलाई रियासत बनी थी। तो हमने 3 चीजें करनी है: खुददारी, इंसाफ और इंसानियत, यानी फलाई रियासत। अब मैं आपको बताऊं कि ये लोग जब इनके लंदन में फ्लैट्स थे, अभी बाद में जब लंदन में इनके फ्लैट्स थे 2012 में मुझे पता चल गया इनके 4 मोहल्लात में ये शरीफ रहते थे। जब भी लंदन जाते थे तो जरा सुने आप कि मैंने क्या कहा था तब, ये आज से 10 साल पहले। आपकी एकदम क्लियर कि आपको भी प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने मेफेयर के अंदर वो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं, उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स टोटल आमदनी बताई है 94 में, 1.5 लाख रुपए। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? अच्छा, अब ये मैंने ये सवाल पूछा आज से 10 साल पहले, तो उससे पहले ये शरीफ खानदान, मरियम नवाज को मैंने वैसे रेडियो आकाशवाणी का हुआ है क्योंकि साथी भी बोला जाता है। तो उससे पहले इनकी फैमिली के अंदर ही है। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टीज लंदन, अब जरा सुने, ये जो अभी मफरूर करार दिया गया अदालत से सलमान शहबाज, जरा सुने क्या कहता है। कि जिस अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टी पे लाएं, दिखाएं, उसको तो प्रूफ लाएं। अच्छा, इसने कहा कोई प्रॉपर्टीज नहीं, किधर है? अच्छा, आप रेडियो आकाशवाणी को सुने जरा। मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी लंदन में प्रॉपर्टी इसका दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ मुझे समझ है कि मेरी प्रॉपर्टी भी कहाँ से निकाल के गया। ये तो बात है। रेडियो आकाशवाणी को 2014 में सुन रहे हैं। अब इनको नहीं पता था कि वो सच का खुदा जो ऊपर बैठा है उसका वादा के साथ सामने आ जाता है। इंटरनेशनल इंकिशाफ हो जाता है 2016 में, पैनामा पेपर्स, और उसके अंदर सारा दुनिया में लोगों ने जो छुपाए होते हैं अपने अहसासे पाए, वो सारे सामने आ जाते हैं। तो जब सामने आते हैं तो पता चलता है जो मैंने सवाल पूछा था कि चारों ये बड़े महलात ये इन्हीं के थे। तो ये जरा जब इसके भाई से पूछा जाता है, हुसैन शरीफ से, तो जरा ये सुने। इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के ऊपर जो पार्टनर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्को लिमिटेड, अमेरिकन लिमिटेड यहाँ उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड करनी है इस वक्त मेरी नवाज शरीफ मेरी हमशीदा में। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ कि दुनिया के अंदर कहीं ये हो कि आप पकड़े जाए, आपके पास अरबों रुपए की बात प्रॉपर्टी हो, आप एक रसीद ना दे सकें कि ये प्रॉपर्टी किधर से आई, कौन से पैसे से आई, सीधा जेल है। वो उनको बजाय जेल में डालने के उनको मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। मैं अपनी कौम सबसे पूछता हूँ कि ये समझते क्या है हम? क्या हमें ये भेड़ बकरियां समझते हैं? क्या ये हमें गुलाम समझते हैं? ये समझते क्या है कि अपने मुल्क के अंदर अगर कोई जमानत पे हो, कोई अंडर ट्रायल हो, उसको आप चपरासी की नौकरी नहीं दे सकते। वहां हमारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया उसको।
हमजा टुकड़ी को यहाँ चीफ मिनिस्टर बना दिया। अच्छा आप ये सुने कि ये जो सारे ऊपर बैठ गए आके, मैं सिर्फ आपको अब ये बताना चाहता हूं कि 20 साल ये एक दूसरे को क्या कहते रहे हैं, ये जरा सुने आप। आप तो जेल नहीं काट सकते, आपका तो शासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काट दो। पाकिस्तान के भारत नहीं हो। अब्दुल बारी साहब के जो स्विट्जरलैंड के अंदर जो केसेस थे, वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो कहाँ है? इंतखाबात के बाद इस सरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे नाम घसीटा, हमारा नाम तो कुछ तो इस अवाम की खिदमत की होती, आज ये भी आपका नाम लेने वाले होते। आपसे कुछ नहीं होता सवाए पाए खाने के, सवाए रोटियां तोड़ने के। बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। 40 करोड़ से अपनी लूटी की दौलत वापस इनके पेटों से निकालकर आपके कदमों में निशावर करेंगे। ये कौमी चोर, ये आवाम का चोर, ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है। इस सरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे नाम घसीटा, हमारा नाम जमा करेंगे। इस मुल्क को खतरा और किसी से नहीं है, ये जाति गुजरा के मुजीबुर रहमान, इनसे खतरा। मेरा वादा है ये जो इलेक्शन है इतवार का, ये बहुत इस मुल्क की तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। इसमें फैसला होगा कि क्या ये चोर हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे या हम इन चोरों को जेलों में डालेंगे जिनको डालना चाहिए था। इसलिए आज मैं आज सबके सामने अपनी आखिरी, मेरी 15 मिनट रह गए तकरीर खत्म होने को, टाइम खत्म हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर आपसे जो सबसे देखिए, हम 22 करोड़ लोग हैं, हम 22 करोड़ लोग हैं, हमारी इतनी तौहीन की है कि इन्होंने साजिश करके और यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक ने उनके साथ मिलके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। हम 22 करोड़ लोग हैं, हमारे अब ऊपर है कि क्या हम इनको इस तरह की साजिश को कामयाब होने देंगे या नहीं। अब हमारे ऊपर है, 22 करोड़ पाकिस्तानियों पे